हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ आशनी कसौदन एंड हम इस समय ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर, पोएट्री एंड ड्रामा वन डिस्कस कर रहे थे। ये बुक जो है राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। अभी तक इससे पहले के जो वीडियोज आए हैं उसमें हम लोगों ने आपके 3 यूनिट्स यानी कि चैप्टर 12 तक का सारा डिस्कशन कर लिया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे आप फाइनल यूनिट, दैट इज यूनिट 4 एंड स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट ड्रामा से, जो कि है विलियम शेक्सपियर की द ट्वेल्थ नाइट। अच्छा, विलियम शेक्सपियर के बारे में मैंने आपसे यूनिट 1 में भी डिस्कशन किया है, जहां पे हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में जाना था, एंड यूनिट 2 में भी डिस्कस किया है, जिसमें हमने विलियम शेक्सपियर की पोएम्स को देखा था। अब हम उनके प्ले पे चलते हैं सीधा। तो प्ले का नाम है द ट्वेल्थ नाइट एंड इसे व्हाट यू विल नाम से भी जाना जाता है एंड माना जाता है कि ये शेक्सपियर जी ने 1601 से 1602 के बीच में लिखा है। क्रिसमस सीजन के टाइम पे लिखा है या क्रिसमस टाइम पे बेस करके इन्होंने लिखा है। वैसे तो इस पोएम में क्रिसमस से कोई रिलेशन नहीं है, बट माना जा रहा है कि आप कह सकते हो कि ये 1602 के या 1601 के जो दिसंबर का टाइम है उस टाइम पे इन्होंने लिखा है। एंड स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है वियोला, जो कि एक शीशोर पे स्टक कर जाती है। अब शीशोर किस कंट्री का है? वो है इल्डारिया कंट्री का। एंड वहां पे उनका एक कैप्टन रहता है जो कि उनकी हेल्प करता है, उन्हें बचाता है, ठीक है। एंड इनको लगता है, इनका एक भाई है सेबेस्टियन, ठीक है, इनको लगता है कि मेरा भाई मर चुका है एंड अब उनके पास घर वापस जाने का कोई तरीका नहीं है। सो शी सर्चेस फॉर अ जॉब एंड इवेंचुअली वो जो है वहां का जो किंग होता है या ड्यूक होता है, वहां का ड्यूक और निसो उनके साथ ये काम करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। कैरेक्टर्स पे सीधा चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट कैरेक्टर वियोला का ही है, ये हमारा मेन कैरेक्टर है। हमारे जो ड्रामा है उसका ये उसकी ये प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है। एंड ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं, यंग लेडी हैं, बट क्या होता है ये अपने ब्रदर के साथ पूरा क्रू रहता है, उसमें ये अपनी कंट्री से या अपनी सिटी से जो है कहीं जा रही होती है शिप के थ्रू, एंड शिप जो है वो स्टॉर्म में फंस जाता है, जिसमें वो शिप पूरी तरीके से टूट जाता है। एंड इवेंचुअली एक इनका जो कैप्टन रहता है वो इन्हें बचा के लाता है, शिप रेक से बचा के लाता है इल्डारिया के आइलैंड पे। एंड वहां पे इनको लगता है कि मेरा भाई जो है, इनका जो भाई है वो उसकी डेथ हो चुकी है, वो अब नहीं बचा है एंड इनके पास घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। सो ये जॉब सर्च करती है, ठीक है, कि मैं कहीं काम कर लूं। पहले इनके ऑप्शन आता है कि वहां पे एक लेडी रहती है ओलिविया, उनके यहाँ काम कर ले, बट किसी रीजन की वजह से वो ओलिविया के यहाँ काम नहीं कर पाती एंड इवेंचुअली ये डिस्गाइज करती हैं, एक मैन का कैरेक्टर ले लेती हैं या मैन का डिस्गाइज ले लेती हैं एंड खुद का नाम कहती हैं कि मैं सेसरो नाम से ये जाती हैं। एंड ड्यूक वहाँ के जो है ओरसिनो उनके यहाँ काम करती हैं, ठीक है। ओरसिनो जो है वो अगेन ये जो लेडी है ओलिविया, इनसे प्यार करते हैं एंड इनको आप कह सकते हो वू करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुझसे शादी कर ले। एंड इम्प्रेस करने के लिए ये क्या करते हैं, ये इन्हें सेसरो बहुत अच्छा लगता है एंड इवेंचुअली वो उसे अपना एक मैसेंजर बना लेते हैं कि तुम जाके ओलिविया को मेरे जो लेटर्स हैं, मेरी जो बातें हैं वो ओलिविया को बोलो। सो होता क्या है, सेसरो को जिस तरीके से ड्यूक बातें कर रहे होते हैं, सिसरो यानी कि वियोला को जो है ड्यूक से प्यार हो जाता है। एंड आगे जो है जब ये सेसरो जो है ओलिविया से जाते हैं, ओलिविया से मिलते हैं, ओलिविया को भी सेसरो से प्यार हो जाता है। सो काफी अच्छा एक इमोशनल आप कह सकते हो डिलेमा आ गया है, एक इमोशनल ट्विस्ट आ गया है कि कि 3 लोग हैं, वो 3 सेपरेट लोगों से प्यार कर रहे हैं, एक तरीके से लव ट्रायंगल इसमें दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओरसिनो का, बहुत पावरफुल नोबल मैन है, इल्डारिया के ड्यूक हैं, ठीक है। ड्यूक आप कह सकते हो वहां का एक छोटा रूलर है। एंड ये जो है एक सेसरो जब इनके यहाँ काम करने जाते हैं, ये सेसरो से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं एंड ओलिविया से ये प्यार कर रहे होते हैं एंड ये ट्राई करते हैं कि ओलिविया किसी तरीके से इनसे प्यार करने लगी। बट इनका एक चीज रहता है कि ये बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान है, जो कि हमेशा कंप्लेन करता रहता है, रोता रहता है कि मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं बहुत दुखी इंसान हूँ क्योंकि ओलिविया मुझसे प्यार नहीं कर रही है। एंड आप कह सकते हो कि इन्हें प्यार से ज्यादा जो ओलिविया का रिजेक्शन है उससे प्रॉब्लम है। इन्हें, हाँ, ये एक लाइन आप देख सकते हो, ही इज
मोस्टली इन लव विद द नोशन ऑफ बीइंग इन लव। मतलब इन्हें एक्चुअली ओलिविया से प्यार नहीं है, बट जो एक फीलिंग होती है कि मैं किसी के प्यार में हूँ, जो आप कह सकते हो कि किसी ऐसे को चाहना जो आपको नहीं चाहता, वो जो दर्द होता है, वो उस पेन को ये बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील करते हैं और बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है? एंड थ्रू आउट द प्ले एक ही चीज़ दिखाई गई है कि प्यार किस तरीके से गलत हो सकता है, या प्यार किस तरीके से बहुत अजीब इमोशन है, ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि भले ही ये ओलिविया से ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ओलिविया से प्यार करते हैं, बट कहीं न कहीं टू सम एक्सटेंट जो है, ये सेसोरो को भी लाइक करते हैं, एंड इसी वजह से काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी, स्पेशली सेक्सुअल अनसर्टेनिटी आपको इस प्ले में देखने को मिलेगी, ठीक है? इसके अलावा जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी इस प्ले में, वो रहेगा आपका होमो एरोटिक थीम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मतलब सिमिलर जेंडर्स जो है वो एक दूसरे को लाइक कर रहे होंगे, बट सिंस ये 1600s 1500s के टाइम का प्ले है, ठीक है? सो इवेंचुअली जितनी भी लेडीज़ हैं वो अपने किसी मेल काउंटर पार्ट से ही शादी करेंगे एंड में। बट थ्रू आउट द प्ले आपको देखने को मिलेगा कि जो मेल है वो किसी दूसरे मेल से लाइक कर रहा है या प्यार कर रहा है। फीमेल जो है वो डिस्गाइज फॉर्मेशन में किसी से प्यार कर रहा है, ठीक है? कर रही है। ये पूरे प्ले में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है लेडी ओलिविया का। ओलिविया जो है वो इलारिया की एक नोबल लेडी है, ब्यूटीफुल है, वेल्दी है, एंड ये डेट करे हैं, या दो लोग इनके पीछे, दो आप कह सकते हो दो कोर्टमैन हैं जो इनके पीछे हैं। फर्स्ट इज ड्यूक ओर्सिनो एंड सेकंड इज द सर एंड्रयूस एगुचीक। ओके, ये भी जो है जो ड्यूक है उनकी तरह का कैरेक्टर इनका भी है, क्योंकि इन्होंने सबसे कह रखा है कि मेरे भाई की डेथ हुई है एंड अगले 7 ईयर्स तक मैं अपने शोक मनाऊंगी अपने भाई के डेथ का, एंड इसी वजह से मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। एंड थ्रू आउट द प्ले ये ट्राई करती हैं कि अपने इनका जो शौक है उसे दिखाने की कोशिश करती हैं, बट इवेंचुअली कुछ ही टाइम लगता है जब सेसोरो इनके सामने आता है। सेसोरो से पहली मुलाकात में इन्हें सेसोरो से प्यार हो जाता है, ये सेसोरो से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो ये बताता है कि इनकी जो इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फिक्स नहीं है, डीप नहीं है। ये बहुत ही इनके इमोशंस जो हैं बहुत ईज़िली स्विच हो रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेबास्टियन का। सेबास्टियन जो है वो वियोला के ट्विन ब्रदर हैं। जो वियोला समझती है कि उनकी डेथ हो गई है, बट वो ज़िंदा रहते हैं एंड उन्हें बचाता है एंटोनियो। एंटोनियो बचाता भी है उन्हें, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है, एंड जिस तरीके से एंटोनियो सेबास्टियन के लिए चीज़ें कर रहा होता है, लाइक वो अपनी लाइफ तक फँसाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि इलारिया में वो मतलब बैन रहता है कि एंटोनियो इलारिया कभी वापस नहीं आ सकता। अगर वो इलारिया आता है तो उसे जेल हो जाएगी। बट सेबास्टियन के लिए एंटोनियो इलारिया आता है, ठीक है? सो इन रीजंस की वजह से कहा जाता है, माना जाता है कि एंटोनियो जो है वो सेबास्टियन से प्यार करता है, बट कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं है। आप ये समझिए कि 1600s का प्ले है, एंड उस टाइम पे ऐसा प्ले या ऐसे कैरेक्टर्स का होना बस कॉमेडी सेंस में रह सकता है, मजाक सेंस में रह सकता है, कोई सीरियस नहीं हो सकता, ठीक है? सो ये बस एक स्पेकुलेशन। आगे चलते हैं। ये कभी भी सेबास्टियन कभी भी लेडी ओलिविया से नहीं मिले रहते हैं, बट जब ये लेडी ओलिविया से मिलते हैं, लेडी ओलिविया जो है वो धोखे में मान लेती हैं कि ये सेबास्टियन को ये सेसोरो मान के उनसे शादी कर लेती हैं, एंड लेडी ओलिविया की हर चीज़ें देख के कि ये मुझसे इतना प्यार करे, इतना ज़्यादा पैसा है, ये है, वो है, हर चीज़ देख के वो बिना कुछ सोचे समझे लेडी ओलिविया से शादी करने के लिए तैयार भी हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मालवोलियो का। ये हेड सर्वेंट है लेडी ओलिविया का। आप कह सकते हो स्टूवर्ड है ये इनका, मतलब इनके साथ ये हर जगह रहता है, इनका हर काम वो करता है, ठीक है? चीज़ों का ध्यान रखना, इनके लिए चीज़ें करना, ओलिविया के लिए चीज़ें करना, जो ओलिविया कह रही हैं वो चीज़ें करना, ये काम है मालवियो का, ठीक है? काफ़ी एरोगेंट कैरेक्टर है, एंड ये सर टोबी, सर एंड्रूज और मैया, इन तीनों को ही पसंद नहीं करता है, एंड इन तीनों की आदत, स्पेशली इन दोनों की आदत, यानी कि सर एंड्रूज और सर टोबी की आदत रहती है कि वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, सिंगिंग करते हैं, फन करते हैं। सो जो इन लोग का मजाकिया एटीट्यूड है, या आप कह सकते हो ये बचकाना जो एटीट्यूड है इन दोनों का, मालविलियो को बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड इसी वजह से ये मालविलियो जो है
वो इन लोग के प्रैंक में भी फँस जाता है कि ओलिविया जो है वो इनसे प्यार करती हैं एंड इवेंचुअली होता क्या है कि ये सोचने लगते हैं कि अब मैं फाइनली मेरा जो स्टेटस है, लाइक मैं एक नौकर हूँ, मैं नौकर से मालिक बन सकता हूँ, मेरा सोशल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है फेस्टा का। सो फेस्टा पूरे प्ले में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर कोई ड्रामा बन रहा है तो उसमें एक कैरेक्टर ज़रूर रहता है, वो रहता है जेस्टर का, या आप कह सकते हो कि वो जो कॉमेडिक कैरेक्टर होता है, जो मतलब उसका पर्पस ही होता है कि कॉमेडी करे, जोक करे, मज़ाक करे। तो वैसे ही फेस्टा जो कैरेक्टर है ये क्लाउन है या फूल है ओलिविया का। इसका काम क्या रहता है? ओलिविया का मज़ाक उड़ाना या आस-पास मज़ाक उड़ाना, ओलिविया को किसी तरीके से हँसाना, ठीक है? एंड ये ओलिविया और सीनो दोनों के घरों में आता-जाता रहता है एंड दोनों को ही जो है हँसाने की कोशिश करता रहता है, ठीक है? एंड ये पैसे कैसे कमाता है? पैसे कमाता है ये सार्कास्टिक जोक्स करके, गाना गा के या किसी तरीके का मज़ाक करके, ठीक है? एंड ये टिपिकली माना जाता है कि ये दिखाया जाता है कि ये बेवकूफ़ है एंड ये खुद भी दिखाता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि जोक्स मार रहा होता है, जोक्स कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली सबको लगता है कि ये बेवकूफ़ है। बट इसकी जो बातें रहती हैं, इसकी जो एडवाइसेज़ रहती हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं, वो बहुत स्मार्टली चीज़ों को प्ले कर जाता है एंड प्रोफ़ेशनली ये एक फूल बनता है, बट एज़ अ कैरेक्टर, एज़ अ ह्यूमन बीइंग ये बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। आप कह सकते हो कि प्ले का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर यही है। नेक्स्ट है हमारे सर टोबी। ये अंकल हैं लेडी ओलिविया के एंड ओलिविया जो है भले ही इनको अपने घर में रहने के लिए कह दिए, इजाज़त दे दी है कि आप मेरे साथ आके रहिए, बट इनकी एक आदत रहती है जो ओलिविया नापसंद करती है, वो रहती है इनकी ड्रिंकिंग की आदत। इनकी ड्रिंकिंग की आदत ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये दिन में भी शराब पी रहे होते हैं, ठीक है? तो इनकी ड्रिंकिंग की आदत हो गई एंड अपने दोस्तों के साथ पर्टिकुलरली सर एंड्रयू के साथ ये जो हँसी-मज़ाक करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, वो उन्हें आज से ज़्यादा पसंद नहीं है एंड ये मैल्विलियो को कुछ ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं करते। वहीं पे इनका जो है एक कनेक्शन रहता है, वो है मरिया का। ये मरिया से काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, ठीक है? एंड मरिया जो है इवेंचुअली जाके मरिया से ये शादी करते हैं एंड मरिया और ये सर टोबी ये दोनों ही मिलके प्लान बनाते हैं कि मेलविलियो को मेलविलियो के साथ एक प्रैंक करते हैं जिसमें उसे यकीन दिलाते हैं कि ओलिविया जो है मेलविलियो से प्यार करती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मरिया का। ये एक यंग वेटिंग लेडी हैं। वेटिंग लेडी आप कह सकते हो कि ये ओलिविया को अगर कुछ हो जाता है तो ओलिविया के बाद जो पूरी प्रॉपर्टी है वो मरिया के पास जाएगी, ठीक है? कनिंग कैरेक्टर है, फेयरलेस कैरेक्टर है, मैल्विलियो को कुछ ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं करती, बट आप कह सकते हो मैल्विलियो इनका एक तरीके से दुश्मन टाइप का है, बट इनका जो कैरेक्टर रहता है वो मैल्विलियो की ही तरह रहता है, क्योंकि ये भी डिज़ायर कर रही होती है कि अपने सोशल स्टेटस को ये जिस सोशल स्टेटस पे है उससे ये ऊपर जा सके एंड उसके लिए ये किस मेथड का यूज़ करती हैं, वो रहती है इनकी शादी, क्योंकि ये इवेंचुअली जाके शादी करती हैं सर एंड्रयू से। काफ़ी ये आप कह सकते हो कि एनार्किक और टॉप्सी-टर्वी स्पिरिट है इनकी, काफ़ी खुशमिज़ाज इंसान है ये, बट हर चीज़ जो है वो प्रॉफ़िट लॉस देख के ही करती हैं, ठीक है? एंड पूरे प्ले में जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है, जो chaos क्रिएट हुआ है, वो कुछ हद तक मरिया और सर टोबी का जो कैरेक्टर है, इन दोनों कैरेक्टर्स की वज़ह से। नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सर एंड्रयू एग्यूची। ये फ्रेंड हैं सर टोबी के। वैसे तो ये खुद को मानते हैं, ये खुद बिलीव करते हैं कि मैं बहुत क्लेवर हूँ, बोल्ड हूँ, यंग हूँ, टैलेंटेड हूँ, मुझे डांस आता है, मुझे अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में बात करना आता है। बट इन रियलिटी वैसे तो ये समझ रहे हैं कि ये बहुत मतलब ही इज़ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। कोई भी लड़की जिससे इनकी शादी होगी वो खुश ही रहेगी। बट एक्चुअली में ये क्या है, ये कंप्लीट मोरॉन है, बहुत ही बेवकूफ़ी भरा बेवकूफ़ कैरेक्टर है इनका, ठीक है? एंड ये बार-बार ट्राई करते हैं ओलिविया को वू करने की, ओलिविया को इम्प्रेस करने की, बट ओलिविया जो है वो इनसे इम्प्रेस नहीं होती, इनको पसंद भी नहीं करती वो। फाइनल कैरेक्टर हमारा जाता है एंटोनियो का। सो एंटोनियो जो है ये सेबास्टियन को सेव करता है एंड सेबास्टियन का फ्रेंड रहता है। ये सेबास्टियन के साथ इलारिया भी आता है एंड इवेंचुअली जो है ये सेबास्टियन को पैसे भी देता है ताकि वो वहाँ पे चीज़ें कर सके, पूरे शहर में घूम सके एंड पूरे प्ले में जो है
एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया है, मतलब एकदम साफ-साफ नहीं कहा गया है, बट इनडायरेक्टली दिखाने की कोशिश की गई है कि एंटोनियो जो है वो सेबास्टियन से प्यार करता है एंड ये जो है इस प्ले का एक लव कॉमेडी कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है? कि प्रोटैगनिस्ट जो है वो किसी और से प्यार कर रहा है, ये किसी और से प्यार कर रहा है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा वैसा ही है, ठीक है? अगर आप थीम्स देखना चाहें तो थीम्स आप कह सकते हो कि कंफ्यूजिंग है, लव कॉमेडी है, जेंडर नॉर्म्स शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है? होमो एरोटिक अट्रैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा शो की गई है, बट इस वर्ल्ड में मतलब 1600s का जो टाइम है उस वर्ल्ड में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। सो बस ये एज़ अ मज़ाक जो है पूरे प्ले में घूमा है। चलिए लास्ट कैरेक्टर हो गया, अब हम चलते हैं हमारे प्ले की समरी पे। सो प्ले की समरी में जब मैं बात करूँगी तो ये पूरा प्ले जो है ये 5 एक्ट का प्ले है, ठीक है? एंड हर एक्ट में सेपरेट सीन्स हैं। सो एक्ट 1 में जो है 5 सीन्स हैं एंड प्ले की स्टार्टिंग जो है एक्ट 1 सीन 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो चलते हैं हम हमारे सीन 1 पे। ओके, सो प्ले की जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई है कि ड्यूक जो है ड्यूक ओर्सिनो जो है वो इंटर कर रहे हैं अपने जहाँ पे उनके जो उनका कोर्ट है वहाँ पे वो इंटर कर रहे हैं एंड यहाँ पे भी वो कैसा फील कर रहे हैं, वो जो उनकी जो फीलिंग्स हैं लेडी ओलिविया को लेके, ठीक है? उसके बारे में ये आप कह सकते हो एक तरीके से वो शोक मना रहे हैं या ही इज सैड कि ओलिविया जो है वो उनके रिक्वेस्ट को या उनकी जो उनसे इम्प्रेस नहीं हो रही, उन्हें पसंद नहीं कर रही, उनसे शादी करने के लिए हाँ नहीं बोल रही है, ठीक है? सो थोड़ा-सा सैड है क्योंकि ओलिविया उनको उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है एंड ये वहाँ पे जो म्यूजिशियंस हैं उनसे जो है उन्होंने ऐसे गाने प्ले करने के लिए कह दिए हैं जिनसे इन्हें ओलिविया की ओर याद आए, लाइक रोमांटिक सॉन्ग्स या सैड सॉन्ग्स, बट हल्के से जो रोमांटिक सेंस में है वो गाने ये सुन रहे हैं एंड इवेंचुअली जो है ये इनका एक सर्वेंट रहता है वैलेंटाइन, उसे बुलाते हैं एंड उसे कहते हैं कि तुम जो है ओलिविया को मैसेज मेरा जो मैसेज है वो ओलिविया तक फिर से पहुँचाओ। बट उस टाइम जो वैलेंटाइन रहता है वो उनको याद दिलाता है कि ओलिविया जो है इनसे प्यार नहीं करती है, इनकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करती है एंड वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है जितने भी मैसेजेस जो हैं वो अ, ड्यूक जो है ओलिविया के लिए भेजते हैं एंड वो इन्फॉर्म करता है, यानी कि वैलेंटाइन इन्फॉर्म करता है ड्यूक को कि ओलिविया जो है वो ग्रीव कर रही है अपने भाई के लॉस को जो कि अभी रिसेंटली मरा है एंड अब उसने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं अपना फेस किसी को नहीं दिखाऊँगी, मैं अगले 7 साल तक जो है अपने भाई की जो डेथ है उसे उसका शोक मनाऊँगी, उसे मौन करूँगी, ठीक है? एंड इसी वजह से वो हर किसी भी तरीके का जो आ रहा है, कोई किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट आ रही है, किसी भी तरीके का प्रपोज़ल उन्हें आ रहा है, वो रिजेक्ट कर रहे हैं, वो किसी से भी बात नहीं कर रही हैं। फर्स्ट एक्ट का जो सेकंड सीन होता है, उसकी स्टार्टिंग हो रही है कि अब हमें दिखाया जा रहा है वियोला का कैरेक्टर जो कि एक शिपरेक से बच के इलारिया का जो कोस्ट है वहाँ पे है अपने कैप्टन के साथ, ठीक है? सो कैप्टन जो है वो वियोला को बचा लिया है एंड वो कह रहा है कि मैंने आपके भाई को बचते हुए देखा था कि वो एक शिप का कोई टुकड़ा था जिसको उन्होंने पकड़ लिया था ताकि वो मरे ना, बट आई एम नॉट श्योर कि वो ज़िंदा है या मर गए हैं, ठीक है? एंड ये शायद में बताता है कि शायद उनका जो भाई है, उनका जो जुड़वा भाई है सेबास्टियन, वो शायद ज़िंदा हो। बट वियोला जो है वो अभी भी अनसर्टेन रहती है एंड वो कहती है कि मैं इस उम्मीद के साथ नहीं रह सकती कि मेरा भाई आएगा एंड मैं यहाँ पे उसका शोर पे बैठ के उसका इंतज़ार करूँ, ठीक है? मुझे सर्वाइव करने के लिए एक नई जगह चाहिए होगी, मुझे ज़िंदा रहने के लिए एक कुछ काम चाहिए होगा, एक नई जगह चाहिए होगी। तो कैप्टन जो है वो इन्फॉर्म करता है कि आप यहाँ का जो ड्यूक है, आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं, वो यहाँ का रूलर है, ठीक है? बट वियोला के दिमाग में आता है कि एक किंग के यहाँ काम करने से अच्छा है कि वहाँ पे कोई लेडी हो या मैं किसी लेडी के अंडर काम करूँ क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ। तो जो कैप्टन रहता है वो उन्हें ओलिविया के बारे में बताता है एंड वियोला डिसाइड करती है कि मैं ओलिविया के यहाँ काम करूँगी, बट इवेंचुअली उन्हें पता चलता है कि ओलिविया जो है वो अपने भाई का शोक मना रही है एंड वो किसी से मिलेंगी नहीं, ठीक है? तो पूरी तरीके से फँसने के बाद वियोला डिसाइड करती है कि वो अपना जो है वो जो डिस्गाइज़ ले लेगी, वो अपना जो अपीयरेंस है वो पूरी तरीके से बदल लेगी एंड वो एक लड़का बन के ड्यूक के पास जाएगी एंड इसमें जो है उसे कैप्टन की हेल्प चाहिए होती है, बट कैप्टन जो है वो पहले तो झिझकता है, वो मना करता है, बट इवेंचुअली
वियोला जो है वो उसे पैसे देती है, अपनी चीज़ें देती हैं, तो वो मान जाता है एंड कैप्टन हेल्प करता है वियोला को एक लड़का बनने में। एंड लड़का बनने के बाद वियोला जो है वो चली जाती है ड्यूक के पास नौकरी करने के लिए सेसरो के नाम से। सीन 2 हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है कि वो डिस्गाइज़ ले चुकी हैं। सीन 3 में हमें 2 नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा आ जाता है सर टोबी ब्लेच का एंड सेकंड कैरेक्टर आ जाता है मरिया का। सर टोबी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि ये ओलिविया के अंकल हैं एंड मरिया जो है वो वेटिंग लेडी है। सो टोबी जो है वो ओलिविया के घर में ही रहते हैं। जोयस कैरेक्टर है, फनी कैरेक्टर है ये, हमेशा हमेशा हल्के से नशे में रहते हैं, ठीक है? एंड ओलिविया जो है काफ़ी टाइम उनको वार्न कर चुकी है कि उन्हें ये जो इनकी नशे की आदत है वो इन्हें छोड़ देनी चाहिए। इवन मरिया भी जो है जब देखती है कि सर टोबी नशे में हैं तो वो उनको डाँटती भी है, मतलब डाँटती नहीं है, उनको याद दिलाती है कि ओलिविया ने उन्हें वार्न किया था, ठीक है? एंड इसी टाइम पे जो है सर एंड्रयू वहाँ पे आ जाते हैं एंड सर एंड्रयू के बारे में मैंने आपको बताया कि वो जो है ओलिविया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओलिविया उनसे शादी कर ले। बट ओलिविया जो है वो इनकी जो आदतें हैं, नशे करने की आदत हो गई, मस्ती करने की आदत हो गई, मज़ाक करने की आदत हो गई, इनका जो फुलिश नेचर हो गया, उससे ओलिविया कुछ ख़ास ज़्यादा इनसे इम्प्रेस नहीं होती। सर टोबी जो है वो अपनी सर टोबी जो है वो सर एंड्रयू से बात करने लगते हैं एंड वो बताने लगते हैं कि तुम कितने अच्छे हो एंड रीज़न्स देते हैं कि क्यों ओलिविया के लिए सर एंड्रूज़ जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, कि वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, टैलेंटेड हैं, उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेज़ आती हैं। बट मरिया जो है वो जितनी भी रीज़न्स वो दे रहे हैं एंड्रूज़ के लिए, वो किसी भी रीज़न से एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि वो मानती है सर टोबी और सर एंड्रूज़ के अलावा हर कोई मानता है कि सर एंड्रूज़ जो हैं वो एक अल्कोहलिक हैं, फूल हैं, ब्रोवल हैं, ठीक है? एंड एक तरीके से एक बेवकूफ़ कैरेक्टर। अब यही बातें दोनों के बीच में हो ही रही होती हैं कि वहीं पे सर एंड्रयूस आ जाते हैं एंड सर एंड्रयूस जो हैं वो फिर से अपना मतलब आप कह सकते हो वो अपना मज़ाक बनाने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि वो मरिया का नाम पूरी तरीके से सही नहीं ले पाते। वो बार-बार कोशिश करते हैं बट हमेशा वो मरिया का नाम गलत ही लेते हैं। सो इससे इरिटेट होके मरिया जो है वो रूम से चली जाती है एंड फिर सर एंड्रयूस और सर टोबी रूम में रहते हैं एंड वो बात करने लगते हैं एक-दूसरे से। क्या बात होती है कि सर एंड्रूज समझाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है ओलिविया जो है वो उन्हें ना पसंद करती हो, वो ड्यूक को पसंद करती हो एंड वो ड्यूक से शादी करना चाहती है एंड इसी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फ़ील कर रहे हैं एंड वो अगले दिन सुबह जो है वो ये इलारिया छोड़ के चले जाएँगे। अब सर टोबी जो है ये बात सुन के कि सर एंड्रूज जा रहे हैं, इससे थोड़ा-सा घबरा जाते हैं एंड वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वो सर एंड्रूज को फ्लैटर करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें खुश करने की कोशिश करने लगते हैं कि वो जो उनका प्लान है कि छोड़ के जाने का, वो ना जाए। तो वो हर चीज़ बताते हैं कि तुम्हारे पास एस्टेट है, मेरी जो नीस है ओलिविया, वो किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेंगी जो उसके स्टेटस से ऊपर हो। वो किसी ऐसे इंसान से ही शादी करेगी जो उसके स्टेटस का हो या उसके स्टेटस से नीचे हो। तो आप जो है आप उसके स्टेटस के हो, आप जो है इतनी ज़्यादा आपको लैंग्वेजेज़ आती हैं, म्यूज़िक आता है, मतलब फ्लैटरी करने के लिए, बटरिंग करने के लिए जो-जो वर्ड्स बोलने चाहिए जिससे एंड्रूज़ खुश हो जाएँ, वो वर्ड्स बोलने स्टार्ट कर देते हैं। एंड एंड्रू जो रहते हैं, वो बेवकूफ़ कैरेक्टर है, वैसे तो काइंड हार्टेड है बट वीक माइंडेड कैरेक्टर है, तो वो मान भी जाता है सर टोबी की बात को, कि हाँ, हो सकता है कि ओलिविया जो है वो मुझे पसंद कर ले। एंड जब सर एंड्रूज़ मान जाते हैं कि हाँ, हो सकता है ओलिविया उन्हें पसंद करे, तुरंत टॉपिक चेंज कर देता है एंड फ्लैटर करते-करते वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ओलिविया जो है वो अपने स्टेटस के ऊपर के किसी इंसान से शादी नहीं करेगी। वो या तो अपने किसी स्टेटस मतलब जो स्टेटस सेम हो उसके साथ शादी करेगी या तो किसी का स्टेटस जो उनके नीचे के स्टेटस का हो उससे शादी करेगी, ठीक है? एंड सर एंड्रूज जो हैं वो ओलिविया के लेवल के हैं। वो ओलिविया की तरह स्मार्ट हैं, ओलिविया की तरह रिच हैं, सेम लेवल पे हैं दोनों। तो ओलिविया जो है वो ड्यूक को नहीं पसंद करेगी, वो सर एंड्रूज को पसंद करेगी एंड और भी बहुत सारी बटरिंग के लिए, फ्लैटरिंग के लिए वो बहुत सारी चीज़ें सर एंड्रयूज़ को कहते हैं एंड वो ये भी कहते हैं कि सर एंड्रयूज़ को जो है बस एक राइट अपॉर्च्युनिटी का वेट करना है ताकि वो ओलिविया से शादी के लिए हाँ करवा सके। एंड सर एंड्रयूज़ की एक आदत रहती है कि वो भले ही काइंड हार्टेड है बट मैंने कहा ना वो बेवकूफ़ कैरेक्टर है, तो वो वीक माइंडेड है एंड वो इवेंचुअली जिस तरीके से सर टोबी बार-बार बात कर रहे होते हैं, वो सर टोबी की बातों में आ जाते हैं।
तो जैसे ही वो सर टोबी की बात में आ जाता है कि हाँ, हो सकता है कि ओलिविया मुझसे शादी कर ले, ठीक है? हल्का-सा उनके दिमाग में आता है, तुरंत टॉपिक चेंज करने के लिए, उनका मूड हटाने के लिए, उस बात से उनका दिमाग पूरी तरीके से हटाने के लिए, सर टोबी जो है वो एंड्रूस की डांस की तारीफ़ करने लगते हैं एंड वो कहने लगते हैं, "अब तुम्हें डांस करना चाहिए।" तो सर टोबी जो है डांस के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं एंड एंड्रूस जो है वो डांस करना भी स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ हमारा सीन 3 जो है वो खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम सीन 4 पे। तो सीन 4 में क्या हुआ है कि वियोला जो कि डिस्गाइज़ ली हुई है एक यंग मैन का, ठीक है? एक टीनेज मैन का जिसका नाम है सेसरो। वो ड्यूक के पास जाती है एंड वो ड्यूक के यहाँ काम करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है? जॉब मिल जाती है उसे एंड इवेंचुअली ड्यूक को वो इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, सेसरो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो कुछ ही दिन में यानी कि 3 ही दिन के अंदर वो उनका फेवरेट बन जाता है, ठीक है? अब वो इतना क्लोज़ आ चुका है इसका यहाँ पे रीज़न दिया गया है कि सेसरो का जो मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, जो फेशियल फीचर्स होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे एक लड़की के सॉफ्ट फीचर्स होते हैं। गोरा होता है वो एंड उसके जो बात करने का लहज़ा होता है, वो बदतमीज़ों वाला नहीं रहता, वो एक बहुत प्रॉपर तरीके से बात कर रहा होता है, एक फ़ेमिनिन तरीके से बात कर रहा होता है। सो इस वजह से जो ड्यूक रहते हैं, उन्हें सेसरो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगता है एंड इसी वजह से जो ड्यूक रहते हैं, वो सेसरो को काम दे देते हैं कि मेरे लेटर्स, मेरे जो मैसेजेस हैं, वो आज से तुम जो है ओलिविया को डिलीवर करोगे, ठीक है? और कोई नहीं जाएगा। सेसरो जो है वो कंप्लेन करता है कि ओलिविया को अगर मतलब इतने टाइम से वो ना कर रही है, अगर उन्हें एक बार में मतलब अगर उन्हें प्यार होता है तो उन्हें एक बार में ये चीज़ें समझ में आ जाती कि हाँ, ड्यूक कितना प्यार करते हैं, कितना वो समझ जाती है एक बार में। पर वो एक भी बार में समझ नहीं रही है, वो बार-बार चीज़ें करा रही हैं, बार-बार चीज़ें हो रही हैं। सो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो है ओलिविया ड्यूक को पसंद नहीं करती हैं और वो ड्यूक से शादी नहीं करना चाहती हैं, ठीक है? बट स्टिल ड्यूक जो है वो कहते हैं कि ओलिविया जो है वो मुझसे मतलब मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी, मेरे अंदर हर चीज़ तो है। मेरे पास पैसे हैं, आई एम द ड्यूक, मेरे पास चार्म है, मैं यंग हूँ, मैं रिच हूँ, मैं हैंडसम हूँ। मेरे पास हर वो चीज़ है जिसकी वज़ह से कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए हाँ हाँ बोल दे, मुझसे पसंद कर ले, ठीक है? तो अब तुम्हें क्या करना है क्योंकि तुम भी इसी तरह हो, तुम भी एक चार्मिंग लड़के हो, खूबसूरत लड़के हो, ठीक है? एंड कुछ हद तक तुम्हारे जो फिज़िकल फीचर्स हैं, वो लड़की की तरह दिखते हैं, ठीक है? तो अब तुम काम करो कि तुम ओलिविया के पास जाओ और ओलिविया को जो भी चीज़ें मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो भी बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ, ठीक है? जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, तुम उस तरीके से ओलिविया को जाके कहो, एक्ट माय वर्ड्स, ठीक है? जिस तरीके से मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो जो मेरा तरीका है, सेम तरीके से तुम जाके ओलिविया को मेरा मैसेज दे दो। तो थोड़ा-सा मतलब रिजिड होके, थोड़ा-सा रिलक्टेंट होके सेसरो जो है वो अपना मैसेज देने के लिए चला जाता है, ठीक है? अब पर बात ये हुई है कि जिस तरीके से ड्यूक जो है ओलिविया के लिए चीज़ें बोल रहा था, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि वियोला, ठीक है? यानी कि सेसरो जो है वो ड्यूक से प्यार करने लगे हैं एंड अब वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में आ गए हैं कि अगर ओलिविया हाँ बोल देती है तो ड्यूक की वाइफ़ ओलिविया बन जाएगी, ड्यूक की वाइफ़ तो मैं बनना चाह रही हूँ, ठीक है? तो ये इमोशन का एक आप कह सकते हो इमोशनल डिलेमा जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, वो यहाँ पे आ गया। एक्ट्स 5 पे चलते हैं, सीन 5 पे चलते हैं। सीन 4 हमारा वहीं पे खत्म हो जाता है। सीन 5 में स्टार्टिंग होती है कि मारिया जो है वो फिएस्टा से बात कर रही है एंड फिएस्टा मैंने कहा कि ये प्ले का जेस्टर कैरेक्टर है, ठीक है? अ, फेस्टा जो है वो काफ़ी टाइम से गायब रहता है, ठीक है? तो मरिया कह रही होती है कि तुम बिना बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गए थे एंड यहाँ ओलिविया जो है वो इतने दिनों से रो रही थी, शोक में थी और तुम यहाँ नहीं थे। देखना इस बार तुम्हारी जो है नौकरी पक्का जाएगी, ओलिविया तुम्हें नौकरी से निकाल देगी। पर जो जो धमकी दे रही होती है मरिया कि इस समय तुम पक्का निकल जाओगे, फेस्टा इससे डरता नहीं है, वो बहुत शांत इंसान रहता है, ठीक है? एंड इसी टाइम पे ओलिविया वहाँ पे एंटर करती है एंड ओलिविया जो है, ओलिविया के साथ एंट्री होती है मैल्विलियो की, ठीक है? एंड वो जो है रूड कैरेक्टर है, 2 पीछे जा रहा है ओलिविया के, ठीक है? ओलिविया जब एंटर करती है एंड वो फेस्टा को देखती है, तो वो फेस्टा को तुरंत कह देती है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं नौकरी से निकालती हूँ, ठीक है? जो कि मरिया ने पहले ही कहा था बट फेस्टा मैंने कहा ये प्ले का सबसे
स्मार्ट कैरेक्टर है, तो ये ओलिविया को चेयर करने के लिए क्या कहता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है एंड वो कहता है ठीक है मैं चला जाऊँगा, बट आप अपने दुःख की वजह तो बताइए, आप रो क्यों रही हैं? तो वो कहती है कि मेरा भाई मर गया है, मैं इसलिए रो रही हूँ, आई एम ग्रीविंग माय ब्रदर्स डेथ। ठीक है? अब ये बात जानने के बाद फेस्टा जो है वो कहता है, फिर तो आपका भाई पक्का जो है हेल में गया होगा, नर्क में गया होगा आपका भाई। ये बात सुन के ओलिविया थोड़ी-सी परेशान हो जाती है कि मेरा भाई नर्क में क्यों होगा? उसे नर्क में होने की कोई वजह नहीं। जो फेस्टा का कैरेक्टर रहता है वो कहता है, अगर वो स्वर्ग में है तो रोने की तो कोई वजह है ही नहीं, आप रो क्यों रही हैं? तो इवेंचुअली ओलिविया को समझ में आ जाता है कि फेस्टा कहना क्या चाह रहा है। एग्ज़ैक्ट लाइन्स ये दी हुई, द मोर फूल मेडोना टू मोर्न फॉर योर ब्रदर्स सोल बीइंग इन हेवन। मेडोना आप कह सकते हो कि उस टाइम की बहुत बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, या किसी लेडी को रेफर करने के लिए आप यूज कर सकते हो वर्ड। सो कह रहे हैं कि मेडोना यानी कि ओलिविया मैडम, आप जो है एक फूल होगी कि आप अपने ब्रदर की सोल के लिए रो रही हैं जो कि हेवन में। ठीक है? अगर वो स्वर्ग में है, अगर वो हेवन में है, तो रोने की तो कोई बात ही नहीं। एंड इवेंचुअली ओलिविया को समझ में आ जाता है फेस्टा क्या कहना चाह रहा है, और उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ठीक है? एंड ओलिविया जो है वो अपना डिसीजन चेंज कर देती हैं। ठीक है? कि अब मैं फेस्टा को जॉब से नहीं निकालूंगी। एंड ये बात जब फेस्टा कहता है कि तुम मैडम को बेवकूफ कह रहे हो, तो मालविलियो जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड वो ट्राई करते हैं कि ओलिविया को समझाएं कि ये आप ही का मजाक उड़ा रहा था मैडम, आप ही कुछ चीजें कह रहा था एंड आप इसकी बात में हाँ मिला रही हैं, ये तो गलत बात हो गई। तो वो समझाने की कोशिश करती है कि फेस्टा की जो बातें हैं वो उसके जो कमेंट्स हैं वो एक बर्ड बोल्ट की तरह है। बर्ड बोल्ट आप कह सकते हो एक तरीके का डिवाइस आता है, एक तरीके का हंटिंग डिवाइस आता है, जिससे अगर आप एक बर्ड को शूट करते हो, ठीक है, तो उस बर्ड को किसी तरीके की चोट नहीं लगी, मतलब फिजिकल ज्यादा डैमेज नहीं होगा उससे, बट वो बर्ड होगी जो मर जाएगी ज्यादा, मतलब वो बेहोश हो जाएगी, मरेगी भी नहीं, वो बेहोश हो जाएगी। आप उस बर्ड को कैप्चर कर सकते हो। ओलिविया जो है वो कहती है कि फेस्टा का जो कमेंट है वो एक बर्ड बोल्ट की तरह है, वो बहुत ही हार्मलेस कैरेक्टर है। अब इतनी ही बात दोनों के बीच में हो रही होती, तभी मरिया वहां आके कहती है कि एक यंग मैन आपसे मिलने आया है गेट पे। अब ये यंग मैन कौन है? ये है वियोला, जो कि सेसरो का डिस्गाइज लेके वहां पे खड़ी है। तो ओलिविया जो है वो कहती है कि सेसरो से कह दो मुझे किसी से मिलना नहीं है, वो यहाँ से चला जाए। बट मरिया कहती है कि वो रिजिड होके बैठा हुआ है, वहां पे रिजिड होके खड़ा हुआ है कि मैं बिना ओलिविया से मिले नहीं जाऊंगा। ठीक है? तो वही लेटर आया है जो सीन 4 में ड्यूक ने जो है सेसरो के हाथों भिजवाया था। अब जब तक ये डिसाइड हो रहा होता है कि ओलिविया को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तब तक जो है सर टोबी जाके सेसरो से बात कर रहे होते हैं। ठीक है? तो इवेंचुअली जो है ओलिविया डिसाइड करती है कि ठीक है मैं इस लड़के से जाके मिलूंगी। एंड वो वहाँ जाती हैं, वो वहाँ जाती हैं एंड वो देखती हैं कि टोबी वहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो टोबी को डांटती भी नहीं है, वो एक तरीके से, क्योंकि वो नशे में होते हैं, तो एक तरीके से उनको बोलती है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो टोबी वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है? एंड ओलिविया फेस्टा को कहती है कि तुम टोबी के साथ रहो क्योंकि वो नशे। आगे देखते हैं, आगे होता यह है कि ओलिविया जो है वो सेसरो से बात करना स्टार्ट करती है। एंड जब वो सेसरो से बात करना स्टार्ट करती है तो वो सेसरो का जो कैरेक्टर रहता है, मतलब जिस तरीके का उसका अपीयरेंस रहता है, ठीक है, जिस तरीके का सेसरो का अपीयरेंस रहता है, वो उससे सेसरो को पसंद करने लगती हैं। ठीक है? एंड ओलिविया चीज़ों को, मतलब सेसरो अपनी जो स्पीच रहती है, जिस तरीके से ड्यूक ने उसको चीज़ें बोली होती है, वो बोलने की कोशिश कर रहा होता है, वो बोल ही रही होती है कि ओलिविया उसे रोक देती है एंड वो सेसरो से पूछती है कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या हो तुम। ठीक है? तो इस तरीके से सेसरो जो है वो इन्फॉर्म करते हैं कि मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो कि सच रहता है कि ओलिविया जो है वो एक एरिस्टोक्रेटिक, एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है? एंड फिर से वही चीज़ होती है कि पूरा दोनों के बीच में प्रॉपर बात होती है, वो चीज़ें जानती हैं। एंड ओलिविया जो है वो कहती है कि आप ड्यूक से जाके कह दीजिए कि मैं अभी भी उनसे प्यार नहीं करती हूँ एंड और कभी करूँगी भी नहीं। ठीक? एंड इसके आगे वो कहती हैं कि सेसरो से कहती हैं कि ड्यूक को मेरा मैसेज दे देना एंड जो भी उनका हाल होगा, लाइक मेरी बातें जानने के बाद उनका जो भी हाल होगा, ठीक है, उसका रिप्लाई जो है, उसका जो रिएक्शन है वो
मुझे आके बताना, ठीक है। इतनी बातें होती हैं दोनों के बीच में, सेसरो चला जाता है। फिर समहाउ ओलिविया के दिमाग में कुछ आता है, वो अपनी रिंग निकालती है एंड वो मालविलियो को बुलाती है एंड उनको कहती है कि ये रिंग सेसरो ने छोड़ दी है, जाके सेसरो को दे दो। अब मालविलियो को लगता है कि ये सेसरो की रिंग है, तो वो जाके सेसरो को दे देता है, ठीक है। सेसरो के पास जाके वो देते हैं, सेसरो वो रिंग ले लेता है, बट उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि ओलिविया जो है वो उन्हें पसंद करने लगी है। लाइक वियोला, ओलिविया दोनों लड़कियां हैं एंड अगेन ओलिविया को जो है वो वियोला यानी कि सेसरो से प्यार हो गया है, बट वो रिंग लेके शांति से चले जाते हैं वहाँ से, ठीक है। एक्ट 1 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसके आगे के जो एक्ट है यानी कि एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी तक के वीडियोस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, उसको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं एंड इसके आगे की जो डिस्कशंस हैं उनको आप प्रॉपर नोटिफिकेशन चाह रहे हैं। एंड अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ये प्रॉपर बुक है, इसको परचेज़ करनी हो तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, वरना आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी हमारी बुक का नाम डाल के ले सकते हैं, ठीक है, परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।